गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। तो आज की वीडियो में भी हम सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग के कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पीछे एक वीडियो में भी मैंने 4 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आई बटन पे भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को भी देख लेना। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप 16 मार्क्स के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि इससे आपका जो स्कोर है वो बनता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से हमारा, डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर मैंने 3 फैक्टर्स नहीं, यहाँ पर मैंने 10 फैक्टर्स लिख दिए हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि आप कोई भी लर्न कर सकते हो, क्योंकि कई बार आपसे 5 फैक्टर्स भी पूछ लिए जाते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर 10 फैक्टर्स लिखे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर है पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द लर्नर। अगर लर्नर का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तभी वो लर्निंग कर पाएगा। सेकेंड आता है इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर इन द सब्जेक्ट, जैसे बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट को वो इजीली ग्रास्प कर पाएगा। ठीक है, उसको इजीली वो सीख पाएगा। फिर आता है आईक्यू लेवल ऑफ द लर्नर। अगर लर्नर का आईक्यू लेवल हाई होगा, एवरेज आईक्यू होगा अगर बच्चे का, तो जो लर्निंग होगी वो इजी होगी। ठीक है, बट अगर जो आईक्यू लेवल होगा वो थोड़ा सा कम होगा तो टीचर को थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है उस बच्चे को सिखाने के लिए। नेक्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीचर, कि टीचर का नॉलेज कितना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर जिस सब्जेक्ट को टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो टीचर का नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टीचर में नॉलेज होगा तभी वो बच्चों को पढ़ा पाएगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ द टीचर। जो हमारा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है उसमें कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर टीचर की जो कम्युनिकेशन एबिलिटी होगी वो अच्छी होगी तभी वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा और तभी वो बच्चों को सिखा पाएगा। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। टीचर को नई टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करना आना चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी है, अलग अलग तरह की टीचिंग एड्स हैं जो नई आ रही हैं, तो उनका यूज़ भी टीचर को करना आना चाहिए। फिर आता है द नेचर ऑफ लर्निंग, कि जो लर्निंग का नेचर है वो किस तरह का है, कौन सा टॉपिक टीचर सिलेक्ट करो और उसको किस वे से पढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड एंड फेलियर। सो रिवॉर्ड एंड फेलियर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। अगर बच्चा कुछ अच्छा करता है तो टीचर उसको रिवॉर्ड देता है तो उससे बच्चे को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, बट अगर बच्चा फेल होता है पर उसके लिए भी टीचर उसको मोटिवेट करता है कि नहीं आपको अगली बार से अच्छा करके आना है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट आता है टीचिंग मैथड्स, कि टीचर किन किन टीचिंग मैथड्स का यूज़ करता है, किस किस वे से पढ़ाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है फ्लुएंसी बिल्डिंग, कि टीचर की फ्लुएंसी किस तरह से, वो किस तरह से किस फ्लुएंट वे से बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें से मैंने 3 फैक्टर्स को इलेबोरेट किया है, क्योंकि इलेबोरेशन भी करनी पड़ती है कई बार। सो जिसमें से फर्स्ट हमने लिखा है कि आईक्यू लेवल ऑफ द लर्नर्स। सो इंटेलिजेंस लेवल किसी भी इंडिविजुअल का वो भी अफेक्ट करता है हमारे लर्निंग के प्रोसेस को। इफ़ द इंडिविजुअल हैव हाई आईक्यू, लर्निंग विल बी क्विक। अगर बच्चे का जो आईक्यू होगा वो हाई होगा तो लर्निंग ईजी होगी, लर्निंग क्विक होगी। अगर आईक्यू लो होगा तो लर्निंग को टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ द टीचर। सो जो कम्युनिकेशन है ये की है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। फिर आता है एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर। जो स्टूडेंट हैं उनको भी एनकरेज करना चाहिए टीचर को कि वो पार्टिसिपेट करें टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें, वो इंडिपेंडेंटली लर्निंग करें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया। फिर सेकंड आता है हमारा व्हाट इज गेमिंग। गेमिंग क्या है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। सो रोल प्लेइंग, सिमुलेशन एंड गेम्स प्रोवाइड अ चांस फॉर स्टूडेंट टू बिकम एक्टिव पार्टिसिपेटर्स इन देयर ओन लर्निंग प्रोसेसेस। गेमिंग होती है जैसे हम स्कूल में गेम्स करवाते हैं। ठीक है, और रोल प्ले सिमुलेशन पर डिटेल वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में भी उसका लिंक होगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सो इस तरह के ये जो मैथड्स होते हैं इससे एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है लर्निंग की। ठीक है, किसी भी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। गेम कैन टेक मैनी फॉर्म्स बट इन क्लासरूम एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व अ कॉम्पिटिशन, सोशल इंटरैक्शन एंड सम फॉर्म ऑफ प्राइज और अवार्ड वुड बी कंसीडर्ड अ गेम। सो गेम आप
सबको पता है कि अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे आउटडोर गेम्स भी होती हैं, बट जो गेम्स क्लासरूम में हो रही हैं, कोई भी एक्टिविटी जिसमें कंपटीशन इन्वॉल्व हो, सोशल इंटरेक्शन हो, या फिर एट द एंड बच्चे को प्राइज़ मिले या फिर अवार्ड मिले, उसको हम गेम कहते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। ठीक, सो जैसे गेम्स में विनर्स भी होते हैं तो उसमें लूजर्स भी होते हैं। ठीक है, कोई जीत जाता है और कोई हार जाता है। तो उस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारे क्लासरूम में चलता है और उसको कहा जाता है गेमिंग। अब इसमें थोड़े से कुछ और पॉइंट हमने ऐड किए हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन गेमिंग स्ट्रेटजीज, कि गेमिंग में टीचर का क्या रोल है। ठीक है, सो टीचर मस्ट बी एज थोरोली फैमिलियर विद द गेम एज पॉसिबल बिफोर यूजिंग इट। टीचर को उस गेम के साथ पहले ही फेमिलियर होना है, उसको पता होना चाहिए कि मैं आज क्या करवा रहा हूँ बच्चों को। ठीक है, किस तरह से हम पूरा जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट करेंगे। फिर आता है टीचर मस्ट अलो एडिक्वेट टाइम फॉर पोस्ट गेम डिस्कशन एंड प्रोसेसिंग। जब भी कोई गेम करवाई जाती है, जैसे हमने यहाँ पर बात की, कोई भी सोशल इंटरेक्शन, जैसे कोई भी डिबेट है, अगर हम वो करवा रहे हैं बच्चों को, तो उसके बाद भी हम डिस्कशन रखें। ठीक है, पोस्ट गेम डिस्कशन रखें ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ पर क्या सीखा। नेक्स्ट आता है टीचर मस्ट बी विलिंग टू एंगेज इन डिज़ाइनिंग गेम्स। अब टीचर की भी विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर टीचर में ही वो विलिंग होगी कि वो बच्चों को सिखाएगा, वो खुद एंगेज होगा गेम में, तभी बच्चे सीख पाएंगे। नेक्स्ट वन, टीचर्स मस्ट डिसाइड वेदर दे विल एंटर द गेम themselves एज अ प्लेयर और रिमेन आउटसाइड द गेम एज एन ऑब्जर्वर और फैसिलिटेटर। अब टीचर को ये भी डिसाइड करना है कि क्या वो गेम में खुद पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चों के साथ खुद खेलेंगे, या फिर गेम से बाहर रहकर बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, या फिर एज अ फैसिलिटेटर वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, सो गेमिंग में आप इतने से पॉइंट लिखोगे तो आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन डेवलपिंग एन इफेक्टिव टीचर। तो उस पर डिटेल वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो, बट यहाँ पर हम 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग की बात करेंगे। Institution of education is an integral part of society. Quality of learners depend upon the quality of teachers who constitute the backbone of entire education system. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं एजुकेशन के, जैसे हमारे जो कॉलेजेस होते हैं बीएड के, डीएलएड के, ठीक है, तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का। और क्वालिटी ऑफ लर्नर्स भी उस पर डिपेंड करती है कि किस तरह के टीचर्स की क्वालिटी है, किस तरह से वो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। सो टीचर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डेवलपिंग एन इफेक्टिव टीचर। इसमें से फर्स्ट आता है डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इससे टीचर्स की जो डेवलपिंग टीचर हैं, जो बडिंग टीचर्स हैं, जैसे जो बीएड करें, जो डीएलएड करें, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो डेवलप होती हैं थ्रू टीचर ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है उनको ये भी पता चलता है कि किस तरह से इफेक्टिव टीचर स्ट्रेटजीज को यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अडेप्टिंग द टेक्स्ट बुक टू मैच द क्लास। बडिंग टीचर्स इसमें भी अडेप्ट कर लेते हैं कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा गया है उसको मैंने किस तरह से टीच करना है। साथ में जो इफेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक है वो भी डेवलप होती है, क्योंकि क्वेश्चनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चनिंग करोगे तभी आपको पता चलेगा कि बच्चों ने क्या सीखा है। ठीक है, सो क्वेश्चनिंग करना भी टीचर सीखता है टीचर ट्रेनिंग से। एंड यूजिंग क्लासरूम एड्स एंड रिसोर्सेज, जितने भी क्लासरूम एड्स होती हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, आपके चार्ट हो गए, मॉडल्स हो गए, उन सब को यूज़ करना टीचर ट्रेनिंग से ही सीखा जाता है। एंड डेवलप एजुकेशनल स्किल्स, जो भी एजुकेशनल स्किल्स हैं वो सीखी जाती हैं। प्रोवाइड गाइडेंस, और टीचर ट्रेनिंग से गाइडेंस भी मिलती है जो हमारे बडिंग टीचर्स होते हैं उनको, जो उनके टीचर्स होते हैं वो उनको गाइड करते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है और आप कहाँ पर गलत कर रहे हो। एंड ऑल्सो दे लर्न हाउ टू मैनेज क्लासरूम इफेक्टिवली। क्लासरूम को मैनेज करना भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है और वो भी सीखा जाता है टीचर ट्रेनिंग के द्वारा। ठीक है, सो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स इस क्वेश्चन के। अब लास्ट रहता है हमारा डिफाइन द प्रोफेशनल एथिक्स इन योर वर्ड्स। प्रोफेशनल एथिक्स पर भी वीडियो है प्रोफेशनलिज्म वाले में ही, आप वहाँ से उसको भी देख लेना, बट यहाँ पर हम 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं कुछ वैल्यूज़, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स जिनको टीचर फॉलो करते हैं अपने टीचिंग प्रोफेशनल में, जब वो अपने टीचिंग प्रोफेशन में जब वो डील करते हैं स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, या फिर हायर एजुकेशनल अथॉरिटीज़ के साथ। ठीक है, सो दिस इज़ प्रोफेशनल एथिक्स। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। ठीक है, और प्रोफेशनल एथिक्स कौन कौन से हैं वो हमने एक डिटेल वीडियो है उसमें देखा है, बट यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि प्रोफेशनल एथिक्स के क्या इंपॉर्टेंस है।
फर्स्ट वन इज़ टू सेटअप आइडियल फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि रोल मॉडल। जो टीचर होता है वो बच्चों का रोल मॉडल होता है। अगर टीचर अच्छी तरह से बिहेव करेगा तो बच्चे भी उसी को सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है टू फॉलो द नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशन। जो हमारा टीचिंग प्रोफेशन है उसके नॉर्म्स और प्रिंसिपल को भी फॉलो करना पड़ता है। तो यही इंपॉर्टेंस है हमारे प्रोफेशनल एथिक्स की। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल एक्सीलेंस। प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन टू गाइड एंड कंडक्ट द बिहेवियर को गाइड और कंडक्ट करने के लिए भी प्रोफेशनल एथिक्स इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन रिलेशंस की इम्प्रूवमेंट के लिए भी प्रोफेशनल एथिक्स इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट इज टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन एंड वर्किंग आवर्स। जो हमारे टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है उसमें पर्टिकुलर वर्किंग आवर होते हैं और उनको इम्प्रूव करने के लिए भी प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वन फॉर सेल्फ कोरेक्शन के लिए भी प्रोफेशनल एथिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं? डिसिप्लिन, कुछ रूल्स जिनको टीचर फॉलो करता है, ओके। नेक्स्ट वन वर्किंग विद कलीग्स के साथ काम करने के लिए भी जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो जरूरी हैं। एंड लास्ट वन इज वर्किंग विद स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स तो इंपॉर्टेंट ही है हमारे टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, और इसके लिए भी हमारे प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। सो यहाँ पर हमारे 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।